हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब हम आज के लेक्चर में बेसिकली देखेंगे कि जो हेल्थ है किसी व्यक्ति का वो किन किन बातों से डिटरमाइन होता है ना। तो मैं नितेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी पे। चलिए तो आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, है ना। तो हम सब जब अपने आसपास में सोसाइटी में देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा हेल्दी है, कोई व्यक्ति कम हेल्दी है, किसी व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा है, किसी का कम होता है। तो हमारे मन में ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा हेल्थ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा हेल्दी होगा वो उतना ज्यादा ऑप्टिमम लेवल पे अपना काम कर सकेगा, वर्किंग एफिशिएंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन सभी बातों को समझने के लिए कि कोई व्यक्ति ज्यादा हेल्दी है क्यों है, कोई व्यक्ति कम हेल्दी है तो क्यों है, इन सभी को जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक मेकअप। किसी भी व्यक्ति का हेल्थ प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक मेकअप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक्स वो अपने पेरेंट्स से कोई व्यक्ति जो इनहेरिट करता है ना। जेनेटिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जो जेनेटिक्स किसी पर्सन को उसके पेरेंट्स से मिला हो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्या, किसी व्यक्ति के हेल्थ को डिटरमाइन करने में। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज, ये जो डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये बेसिकली उसी व्यक्ति में देखा जाता है जिनके पेरेंट्स में ये डिजीज पहले से प्रेजेंट हो। ऑब्वियसली बात है, यदि पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो उसका जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी आएगा, यानी कहें कि उनके बच्चों में भी आएगा। तो जो उनके बच्चे होंगे वो सिकल सेल एनीमिया नामक डिजीज से ग्रसित होंगे, ठीक है। तो उनका जो हेल्थ होगा वो हैम्पर करेगा। ये था पहला कि बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक मेकअप क्या हुआ किसी भी व्यक्ति का। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है, इनकम एंड स्टेटस। इनकम एंड स्टेटस की बात करें तो जो व्यक्ति का इनकम ज्यादा होगा, यदि किसी व्यक्ति का इनकम अधिक है तो उसके यहां जो हेल्थ फैसिलिटीज होंगी वो अधिक होंगी, खास करके सैनिटेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, है ना। सैनिटेशन रिलेटेड एंड फूड रिलेटेड, खास करके जो जिन व्यक्ति का इनकम एंड स्टेटस अच्छा हो, है ना, कि वो अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा खा पी रहे हैं, तो उनके यहाँ साफ सफाई से रिलेटेड यानी हाइजीनिक कंडीशन वाला डिजीज नहीं हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फूड रिलेटेड डिजीजेस, है ना, फूड रिलेटेड डिजीजेस जो भी होंगे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, वो उस तरह के फैमिली में नहीं देखा जाता क्योंकि उनका इनकम इतना ज्यादा होता है कि वो अपना न्यूट्रिशनल डिमांड्स को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं, जिसके कारण जो फूड रिलेटेड डिसऑर्डर हो या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगा वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ये सैनिटेशन रिलेटेड कोई भी हाइजीन से रिलेटेड जो डिजीज होगा वो भी उनके फैमिली में किसी मेंबर के पास नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये था इनकम एंड स्टेटस। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल सपोर्ट नेटवर्क, है ना। सोशल सपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो ये बेसिकली डील करता है हमारे फैमिली से, है ना, फैमिली से। हमारे समाज में हमारा सबसे पहला जो स्कूल होता है वो हमारा फैमिली होता है ना, और हमें फैमिली से ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले हमारा फैमिली हमारे साथ खड़ा होता है कि हम कोई काम अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। कि यदि हम कोई काम अच्छे से कर पाए तो उसके पीछे क्या होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे
सिबलिंग्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो ये सब क्या है, एक फैमिली है। और बेसिकली जो सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, ये क्या है, डिपेंड करता है कि हम सोसाइटी में कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फैमिलीज के जितने भी मेंबर हो वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली में मेंबर है ए, है ना, तो उसके बाकी मेंबर्स क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। ताकि क्या होगा, वो जो व्यक्ति ए, जो पर्सन ए है, वो काम करने जा रहा है, उसका काम का एफिशिएंसी क्या हो, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, उसका जो स्टेटस होगा, जो काम करने की आउटपुट आएगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे कहीं ना कहीं उसका हेल्थ प्रभावित होगा। यदि कोई व्यक्ति ठीक से काम कर पा रहा है तो उसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो अच्छा आएगा। इससे क्या होगा, उसका अल्टीमेटली माइंड जो होगा अच्छे से काम करेगा, वो बिल्कुल हेल्दी हैप्पी रहेगा। और जो यदि व्यक्ति खुश रहे तो उसके यहाँ डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और चौथा फैक्टर क्या है, एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। क्योंकि यदि शिक्षा नहीं होगा तो व्यक्ति अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकता है ना। तो एजुकेशन जो है ये क्या इनिशिएट करता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स सेल्फ केयर। और क्या करता है, प्रमोशन, जो हमने पहले भी बातें पढ़ रखी है, प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज, क्योर एंड रिहेबिलिटेटिव, है ना, एंड रिहेबिलिटेशन। प्रमोशन, प्रिवेंशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन, ये चार बातें हमें देखने के लिए मिलेगी किसमें, एजुकेशन के थ्रू। यदि हम किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं, एजुकेट कर देते हैं, हेल्थ, खास करके हेल्थ एजुकेशन यदि किसी व्यक्ति को हम दे दें, है ना, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति खुद का अपना देखभाल कर सकता है और साथ ही साथ अपने फैमिली का भी देखभाल कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अपना हेल्थ प्रमोट कर सकता है खुद से। अगला, प्रिवेंट डिजीजेस, मतलब रोग को अपने अंदर आने से रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। और क्योर डिजीज, यदि उसे हो भी गया है तो उसका क्योर वो ठीक से कर सकता है। और रिहेबिलिटेशन, फिर से अपने एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो अग्रसर होगा और इजीली एक अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकेगा, है ना। तो ये था, ये 4 पॉइंट किससे रिलेटेड, जो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे थे। पहला बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक मेकअप, दूसरा इनकम एंड स्टेटस, तीसरा सोशल सपोर्ट नेटवर्क, चौथा एजुकेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। चौथे पॉइंट एजुकेशन के बाद अब बारी है नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करता है, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है उनको भी हेल्थ इश्यूज होते हैं और जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उनको भी हेल्थ इश्यूज होता है ना। हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयड पर्सनैलिटीज को। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है एक कहीं ना कहीं, तो वहां पे उनको एक अलग तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। क्या, तो प्रमोशन से रिलेटेड, है ना। जो भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा होता है उनको सबसे पहले दिक्कत क्या होता है, प्रमोशन, उनको प्रमोशन लेना है, उनको इंक्रीमेंट लेना है, उनके वेतन में, है ना, इंक्रीमेंट लेना है। ये सब बातों से इनके दिमाग में क्या आता है, स्ट्रेस आता है एक, है ना। स्ट्रेस कह लें, टेंशन कह लें, और ये सब लीड टू हेल्थ इश्यूज, है ना। स्ट्रेस, टेंशन क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयड व्यक्ति है, जो जॉब कर रहा है, उसको दिक्कत है कि वो प्रमोशन कैसे ले। हमेशा इसके बारे में सोचेगा कि हम क्या अच्छा काम करें, कितना हम अपना वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाएं, जिसके कारण कि क्या बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन बढ़ जाए, कैसे मेरा इंक्रीमेंट, जो सैलरी मिल रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। मतलब इंक्रीमेंट मतलब जो सैलरी मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिले, है ना। तो ये सब जो फैक्टर्स है किसको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली पर्सन के ब्रेन को हिट करता है ना, जहां से उसको क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। और जिस व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा टेंशन हुआ, वो क्या आगे कॉज कर सकता है, वो कॉज कर सकता है हेल्थ इश्यूज, है ना। हेल्थ इश्यूज खास करके कौन सा, मेंटल हेल्थ इश्यूज। अच्छा, ये तो था एम्प्लॉयड व्यक्ति के बारे में। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड। जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है ना, वो काम कुछ नहीं कर रहा होता है ना। नेगेटिव इंपैक्ट, वो काम कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस बात की इंफीरियोरिटी होती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, और वो ये सोच करके कि मेरे पास जॉब नहीं है, हमेशा क्या होता है, एक
टेंशन में होता है, एक हमेशा चिंता करता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या करता है, उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये क्या करता है, उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा, है ना। तो मतलब जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है वहां भी दिक्कत, जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है वहां भी दिक्कत, है ना। तो हमको क्या करना है, यदि एम्प्लॉयड हो गए हैं तो बैलेंस बना के चलना है, हमें वर्किंग एनवायरनमेंट में एक हेल्दी फ्रेंडशिप रखना है, एक हेल्दी कंपटीशन रखना है ना, जेलसी नहीं रखनी है। क्या होता है कई बार हम जहां भी जॉब कर रहे होते हैं वहां पे हमको एक तरह का वहां का सभी जगह का वर्किंग एनवायरनमेंट का अपना अपना पॉलिटिक्स होता है, तो हमको उस पॉलिटिक्स से बचना है और जितना ज्यादा हो सके सबके साथ मिलजुल करके काम करना है ना। उससे क्या होगा कि जो बैलेंस है हमारा माइंड और बॉडी बैलेंस वो क्या होगा, और वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ साथ वो सारा बैलेंस क्या होगा, एक साथ बना हुआ रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस नहीं होगा। यदि स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे और हेल्थ इश्यूज से भी बच पाएंगे, है ना। ये था एम्प्लॉयमेंट। अब आगे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट्स की बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट जब हम सोसाइटी में जाएंगे तो वहां पे हमको तीन चीजें देखने के लिए मिलेगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और लोग तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना, है ना, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना किसको प्रमोट करेगा, हेल्थ को। यदि उस सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश हो पा रहा है, हम क्या कहेंगे कि वह सोसाइटी में जो लोग होगा उनका हेल्थ स्टेटस क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। वहां के लोग क्या होंगे, कम्युनिटी क्या होगा, हेल्दी कम्युनिटी कर सकते हैं। तो ये था सोशल एनवायरनमेंट कि वहां पे जो भी एनवायरनमेंट है, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होंगे वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं ना। जैसे हिंदू सोसाइटी, हिंदू कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, तो सबको वहां के इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या वहां पे रह रहे लोगों को ध्यान में रख करके नियम बनाने चाहिए, है ना, कि वहां के लोग को क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, है ना, किस प्रकार के नियम बनाए तो लोगों के लिए फेवरेबल होंगे या नहीं होंगे। तो सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाना चाहिए। तो जहां पे इन तीन चीजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन दिखेगा वो क्या होगा, वहां पे जो लोग होंगे वहां के लोगों का हेल्थ क्या होगा, बहुत अच्छा होगा और डिटेरियोरेट नहीं करेगा। अगला फैक्टर क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में मतलब जेनेटिक्स के बाद जो किसी पर्सन का जेनेटिक्स है उसके बाद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल एनवायरनमेंट का, है ना। यदि किसी व्यक्ति को इंफीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, है ना, इंफीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, फिजिकल इन्वायरमेंट या क्या होता है फिजिकल इन्वायरमेंट उसको देखते हैं। तो वैसा फिजिकल इन्वायरमेंट जहां पे कि वाटर क्या हो, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड एयर, है ना, मतलब हमेशा एक साउंड नॉइज पोल्यूशन जहां पे बहुत ज्यादा हो, जहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो, उस तरह के यदि फिजिकल इन्वायरमेंट में रख दिया जाए किसी पर्सन को तो क्या होगा, वहां पे जो भी व्यक्ति है उसका हेल्थ क्या होगा, डिटेरियोरेट करता रहेगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होगा, खास करके फिजिकल एनवायरनमेंट, हम क्या करेंगे उसको साफ सुथरा रखेंगे ताकि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या हो, कंटामिनेट ना हो। जो जिस एयर को हम ब्रीद इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो एयर क्या हो, कंटामिनेट ना हो। तो यदि हम इस मेजर्स को फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन ऑफ एयर या फिर साउंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और जब हम कम कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि जब जो हमारा हेल्थ स्टेटस है उस सोसाइटी में रह रहे लोगों का, उस एनवायरनमेंट में रह रहे लोगों का क्या देखेंगे, वो हेल्थ स्टेटस अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। वहां के लोग कम बीमार पड़ रहे हैं और यदि बीमार पड़ रहे हैं तो जल्दी रिकवर कर पा ले रहे हैं ना, रिहेबिलिटेट कर पा रहे हैं। तो हमको कोशिश क्या करना होता है हमेशा एज इन कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में कोशिश करना है कि जो भी फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट्स में जो भी हमको मिल रहा है तो हमको क्या करना है, उसको पोल्यूशन या कंटामिनेशन से बचाना है और एक हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ये था फिजिकल एनवायरनमेंट। अब आते हैं पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस। पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि पर्सन्स एबिलिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट, है ना, पर्सन्स एबिलिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, यदि हम किसी पेशेंट को एजुकेट कर देंगे, शिक्षित कर देंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या अपना ध्यान खुद से रख सकता है। तो जब अपना ध्यान खुद से रखेगा तो पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस आसानी से कर सकता है ना। तो यही ये पॉइंट बताता है कि पर्सन्स एबिलिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति
किसी भी प्रॉब्लम को जो उसको होने वाला है, जो उसको हो रहा है, क्या करेगा, उसको खुद से एनालाइज कर सकता है और उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। जो व्यक्ति ये काम कर पा रहा है, हम क्या कहेंगे, उसका जो पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो व्यक्ति अपने खुद के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर ले रहा है ना। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो कि किसी व्यक्ति के हेल्थ को डिटरमाइन करता है ना। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बात करेंगे। पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस 8वें पॉइंट में हम पढ़े थे। अब देखेंगे 9th पॉइंट, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट इज एज इम्पोर्टेंट एज अ पर्सन इज ग्रोइंग इन सोसाइटी। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति मतलब समाज में ग्रो कर रहा है, हमको क्या करना है, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट को, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमको जन्म से क्या करना है, उसको एक अच्छा शिक्षा देना है कि हम कैसे उसको डेवलप कर रहे हैं, अच्छा शिक्षित करके डेवलप करें। जैसे यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो अर्ली टू टाइम, मतलब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ग्रो करेगा, तो स्कूल गोइंग एज में जब बच्चा आएगा तो हम यदि उसको सही शिक्षा दे रहे हैं तो क्या होगा, स्कूल जाने में झिझक नहीं करेगा। और यदि ये हैबिट उसके लाइफ में आ जा रहा है तो क्या होगा, फिर उसका हेल्थ जो इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज वो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज का समस्या खत्म हो जाएगा, है ना। तो हेल्थ इश्यूज का समस्या भी क्या होगा, हेल्थ इश्यूज डिक्रीजेस हो जाएंगे, है ना। कि उस बच्चे को जिसका डेवलपमेंट अच्छे से किया गया हो, पालन पोषण अच्छे से किया गया हो, क्या होगा, उसका हेल्थ इश्यूज कम देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति, वो जो बच्चा है वो ज्यादा हेल्दी होगा, है ना। उसका हेल्थ स्टेटस क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसकी बात कर रहे हैं, वैसे बच्चे जिसका कि डेवलपमेंट उनके पेरेंट्स के द्वारा सही तरीके से किया गया है। इसके बाद आता है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज हमारे कंट्री में कुछ लेवल्स पे बटे हुए हैं ना, प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल, और तीसरा टर्शरी लेवल। प्राइमरी लेवल में हमने देखा क्या क्या हो सकता है, पीएचसी हो सकता है और सीएचसी हो सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये बेसिकली रूरल एरियाज में देखा जाता है और कहीं कहीं पे अर्बन एरियाज में क्या होता है, यूपीएचसी, मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली एकदम यदि हम हेल्थ लेवल की बात करें तो सबसे नीचे लेवल पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिख सकता है, उससे बड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दिख सकता है, उसके ऊपर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आएंगे, इस पे आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। क्या देखने मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। यदि कोई पेशेंट यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कहाँ रेफर करते हैं, पीएचसी या सीएचसी, चाहे यूपीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यदि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कहाँ पे भेजेंगे, टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल किसको इंक्लूड करता है, इसमें आते हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो आइए देख समझते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो कैसे बटा हुआ है हमारे कंट्री में। प्राइमरी लेवल पे हमको क्या देखने मिलेगा, पीएचसी, सीएचसी और यूपीएचसी। शहरी क्षेत्रों में यूपीएचसी, अर्बन पीएचसी। ये ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, गांव में देखा जाता है, जहां पे कि बेसिक, मतलब ये कहेंगे हॉस्पिटल के मामले में सबसे छोटा हॉस्पिटल लेवल पे यही है, पीएचसी, सीएचसी और यूपीएचसी। इसके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है, जिसको कि सदर अस्पताल के लोग से जानते हैं ना, सदर अस्पताल। और फिर यदि यहाँ पे भी नहीं ट्रीट हो पा रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको कहाँ हायर सेंटर के लिए भेजते हैं, वो होता है टर्शरी लेवल में इसको इंक्लूड करते हैं। एंड उसको क्या कहा जाता है, मेडिकल कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, है ना। वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च होते हैं और वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, नर्सेस की पढ़ाई होती है ना, और अदर पैरामेडिक्स की पढ़ाई भी होती है। तो क्या हो गया, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वो टर्शरी लेवल पे है। और सबसे छोटा प्राइमरी लेवल। तो ये 3 लेवल है जो कि हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है और ये किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। इसके बाद आता है जेंडर, है ना। जेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है किसी व्यक्ति के हेल्थ में। जेंडर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल
इन डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, है ना। कई बार हम क्या देखते हैं कि स्पेशली खास करके रूरल इंडियन पार्ट में, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है किसके द्वारा, जेंडर के द्वारा। मतलब यदि कोई व्यक्ति मेल है ना, हमारे यहाँ कंट्री, इंडिया लाइक कंट्रीज में क्या होता है, खास करके राजस्थान, बिहार, यूपी जैसे स्टेट में, हरियाणा जैसे स्टेट में जेंडर को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है ना। यदि कुछ अच्छा खाना बन रहा है, न्यूट्रिशनल फूड है, तो किसको सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, घर के लड़के को प्रेफर किया जाता है। इससे जेंडर इनइक्वालिटी के कारण क्या होता है, जो हेल्थ है वहां पे रह रहे चाइल्ड का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हैम्पर होता है। यदि वो न्यूट्रिशनल फूड सिर्फ मेल को दिया जा रहा है तो मेल तो हेल्दी हो जाएगा, जबकि फीमेल चाइल्ड जो भी होगी, फीमेल मेंबर्स जो भी होंगे, वो क्या होगा, उनका हेल्थ हैम्पर करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको कि जेंडर इक्वलिटी, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, चाहे बेटा हो या फिर बेटी, सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए। तो फिर ये जेंडर बेस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ये फैमिली से ही जनरेट होता है ना, जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं कल्चर पे। कल्चर कैसे इफेक्ट करता है, कल्चर के कुछ अपने अपने नियम होते हैं ना, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नियम देखा जाता है। तो अलग अलग नियम जब हम देखते हैं तो उसमें किसी कम्युनिटी में क्या कहा जाता है कि 11th to 14th डे पोस्ट नेटल, है ना। किसी भी लेडीज का, किसी भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको क्या कहते हैं, होम रिटर्निंग। मतलब यदि कोई फीमेल है जिसका कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हुआ हो, तो या फिर कहीं किसी दूसरी हेल्थ सेटअप पे हुआ हो, तो यूजुअली फैमिलीज क्या करती हैं, फैमिलीज करती हैं कि 11वें से 14वें दिन के पहले पोस्ट नेटल, मतलब डिलीवरी के बाद, महिलाओं की डिलीवरी के, यदि मान लीजिए किसी बेबी डिलीवरी हुआ है ना, तो बेबी डिलीवरी के 11वें से 14वें दिन के बाद ही उन लेडीज को क्या किया जाता है, घर पे लाया जाता है। तो ये कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं है ना, चाहे जिस भी कल्चर में प्रैक्टिस हो रहा हो, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इस प्रैक्टिस को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, लेडीज सफर करती हैं ना। इस सफरिंग को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस प्रैक्टिस को कि जो पोस्ट नेटल है, 11 to 14 डेज पोस्ट नेटल पीरियड, होम रिटर्निंग ऑफ फीमेल, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है, उनकी डिलीवरी के 11वें से 14वें दिन के बाद उनको घर बुलाया जाता है। तो ये चीज मतलब अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में किया जाता है इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, है ना। इसको रोकना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो इनिशियल मिल्क, कोलोस्ट्रम को बेबीज को नहीं दिया जाता है, मतलब फर्स्ट मिल्क को बेबीज को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फीमेल्स का ऐसा मानना है कि यदि कोलोस्ट्रम बेबीज को दिया जाए, मतलब कोलोस्ट्रम क्या होता है कि जब बेबी बर्थ होता है तो मदर्स के ब्रेस्ट से निकलने वाला सबसे पहला मिल्क, सबसे फर्स्ट मिल्क, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कोलोस्ट्रम होता है। उसका कलर कैसा होगा, येलोइश कलर होगा। तो जो कुछ पार्ट्स में इंडिया में फीमेल्स क्या कहते हैं कि यदि वो कोलोस्ट्रम बेबीज को दिया गया तो उसके इम्यूनिटी को कमजोर कर देगा, बीमार कर देगा। इसी थिंकिंग के कारण कोलोस्ट्रम, मतलब वो जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर है, वो बेबीज को नहीं दिया जाता है, जो कि बैड प्रैक्टिस है। यदि ऐसा किया जाए तो उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जो कोलोस्ट्रम है वो एक तरह का एंटीबॉडी रखता है, IgA, है ना, जो कि बेबी मदर के मिल्क से डायरेक्ट बेबी में ट्रांसफर होता है। तो ये एक तरह का एंटीबॉडी है जो कि बेबीज को डिजीज से बचाए रखता है। लेकिन कुछ पार्ट्स में, कुछ कल्चर में फीमेल्स का मानना है कि यदि ये दिया जाए बेबीज को तो बेबीज बीमार हो सकते हैं। इसी कारण से वो अपने बच्चों को नहीं देती हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। तो इन सभी फैक्टर्स को यदि ध्यान रखें तो कुछ कुछ फैक्टर्स जो कि एक्सेप्ट करने लायक भी होता है और कुछ कुछ फैक्टर्स इग्नोर करने के लिए भी होता है। तो इग्नोर करने वाले फैक्टर्स क्या है, ये कोलोस्ट्रम का बेबीज को नहीं मिलना और 11 to 14 डे पोस्ट नेटल होम रिटर्निंग ऑफ वुमन, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि पोस्ट नेटल, यदि पहले दूसरे दिन यदि हॉस्पिटल सेटअप या किसी हेल्थ सेटअप से फीमेल को घर भेजा जा रहा है तो उसको हम आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं ना। अदर फैक्टर्स लाइक बर्थ ऑर्डर, कि बच्चे का जन्म किस क्रम में हो रहा है ना। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो पहला बच्चा होता है वो उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिलता है,
चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या फिर इनकम से रिलेटेड हो, उसके ऊपर कोई पेरेंट्स ज्यादा ध्यान देते हैं ना। पहला बच्चा बहुत प्यारा होता है किसी भी पेरेंट्स को, तो ध्यान देंगे तो बर्थ ऑर्डर जो है अदर फैक्टर्स में आएगा जो कि किसी बच्चे का हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और क्या, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। यदि किसी फैमिली का टोटल इनकम बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे जो हाइजीन से रिलेटेड डिजीजेस होंगी वो होने का चांसेस कम होगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। तो जो भी बच्चा होगा वहां पे, चाहे जो भी मेंबर्स होंगे, वहां का जो हेल्थ स्टेटस होगा वो अच्छा होगा, खास करके किससे रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, है ना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आपने कमेंट में बताएं, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।